नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। 5वें चरण के मतदान में भी लगभग वही तस्वीर निकल कर सामने आ रही जो अब तक की 4 चुनावों में देखने को मिली है। मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में रहा है। पिछले चुनाव में भी यही तस्वीर थी, आज भी यही हाल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मतदान का प्रतिशत उतना नहीं है, ना कि होना चाहिए जितना अपेक्षित है। पूरे देश में 5वें चरण के मतदान के बाद किस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट हॉट सीट पे इस चुनाव में है मायानगरी, मुंबई से लेकर रायबरेली तक। क्या आज के मतदान के बाद तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। हमारे खास मेहमानों के साथ अगले 1 घंटे इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। श्याम झा बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, जम्मू जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5वें चरण के इस मतदान के बाद जिस तरह से राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को उठा दिया है, एक बार फिर से राहुल गांधी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, इस तरह की बातें भी राजनीति में हो रही हैं। स्वाति मालीवाल चैप्टर पहले से ही चल रहा है। इन सब के बीच में 5वें चरण का मतदान क्या संकेत बता रहा है, राजीव तिवारी जी? देखिए, मतदान प्रतिशत तो पिछले चुनावों जो 4 दौर हुए थे उसके मुकाबले भी महाराष्ट्र में और यूपी में देखा जाए तो कम ही रहा है। बंगाल में जरूर स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन बाकी जगहों में बिहार और झारखंड सभी जगह, और विशेष रूप से जो मुंबई है, मुंबई में जो कि सबसे जागरूक लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का शहर माना जाता है, जहाँ सारे माया नगरी के जितने भी स्टार्स थे उन्होंने आज वोटिंग करते हुए अपने अपने संदेश जारी किए, कल भी किए थे। इसके बावजूद लोग वोट देने नहीं निकले, तो ये थोड़ी सी चिंतनीय चीज़ है। और इसको लेकर दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों में ही कुछ आशंकाएं भी पनप गई हैं कि कैसे क्या किस करवट उठ बैठेगा। अब इसका आकलन लगाने में लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। तो अब देखना यही है कि आज बड़े बड़े दिग्गजों के भाग्य ईवीएम में बंद हो गए हैं। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, लालू यादव की बेटी, इधर मुंबई में आपके वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इन सब के जो भाग्य है आज बंद हो गए हैं। और सबसे बड़ी जो चीज एक यूपी में निकल के आई है, जो ये बात चल रही है कि राहुल गांधी को हराने के लिए सपा लामबंद हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां। तो बल्कि इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली है, क्योंकि राजा भैया कौशाम्बी में वो इंडिया गठबंधन के समर्थन में आ गए हैं। वो सबसे बड़ी चिंता की बात है बीजेपी के लिए वहां पे, कि वो 2-3-4 सीटों पर बड़ा असर डालते हैं। उनका जो प्रभुत्व है वहां तो पे धन के साथ। पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक एक बात कॉमन है, एक बात साफ एक तरह से परिलक्षित हो रही है देश में। पश्चिम बंगाल में पहले चरण से आज तक मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहा है। बाकी राज्यों में बनस्पत और खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पर जिस तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो हाल है वो कम मतदान का प्रतिशत कहीं ना कहीं चिंताएं दोनों तरफ बढ़ा रहा है। और ये बात लगातार पहले चरण और दूसरे चरण, पहले चरण के बाद खास करके प्रयास भी बहुत हुए कि कैसे अब इस मतदान के प्रतिशत को अपने अपने पक्ष में बढ़ाया जाए, लेकिन आखिरकार जनता तक राजनीतिक दल और नेता अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या जनता को समझ में आ गया है कि उनके वोट से भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क आने वाला नहीं। हालांकि ये कैसे समझ में आता है, ये भी समझ से परे की बात है, क्योंकि सत्ता आपको तय करनी है, लेकिन आप अगर वोट देने ही नहीं जाते हैं। लेकिन ये देखिए मीना जी, ये देखिए इस बार जो चुनाव की सभाएं हैं उनमें रिकॉर्ड भीड़ जुट रही है, उसके बाद भी वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि लोग अपने मन से सभाओं में नहीं आ रहे। अगर अपने मन से सभाओं में आ रहे होते तो वो पोलिंग बूथ तक भी जरूर जाते। ये सब जुटाई हुई भीड़ थी,
और क्यों जुटाई गई ये सबको मालूम है, और उसके जरिए क्या संदेश पूरे देश में देने की कोशिश की गई ये भी सबके सामने है। तो अब ये देखना है कि लोकतंत्र के लिए ये जो सारी चीजें हैं कि जो अब तक तो लगातार भले ही 2% बढ़ता हो, लेकिन ट्रेंड यही था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। और ये जो एक शुरू हुआ है इस बार से कि हर चरण में, जबकि 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो 5वां चरण आज हो गया, उसमें हर बार 5 से लेके 10% तक वोटिंग कम हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है राजनीति के लिए, भारतीय राजनीति। बिल्कुल, तो राजनीति के लिए ये जो संदेश है, ये जो संकेत है, क्या राजनीतिक दल जनता के इस भाव को, जनता के इस संदेश को समझ पाएंगे जगदीश शर्मा जी? और इसे समझने के लिए दरअसल राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को बहुत आमूल-चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। नमस्ते बोलता हूँ सभी को, मीना जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को। और मैं इस बात से अपनी बात शुरू करता हूँ कि ये जो राजीव जी अभी कह रहे थे कि इतनी सभाओं में, मीटिंगों में इतनी भीड़ आ रही है, फिर भी वोट और ये मैनेज करके आती है, तो इतनी भीड़ मैनेज नहीं की जा सकती। थोड़ी बहुत की जा सकती है, ये बात तो समझ में आती है कि कोई आदमी जो है थोड़ी बहुत अपने मन से आती है, बाकी सारी मैनेज होके आती है, क्योंकि पूरे राज्य में जहाँ भी सभा होती है सबको कहा जाता है कि लेके आओ। देखिए 2 लाख लोगों को किराए पे नहीं लाया जा सकता। भीड़ हो रही है 2 लाख 3 लाख ऐसी भीड़ इकट्ठी हो रही है। बॉम्बे के तो जो गांधी मैदान पे परसों भीड़ हुई थी नरेंद्र मोदी की, उसको देखकर वो हो जाता है कि भाई ये क्या है, ये भीड़ कैसे आ रही है, या अपना आप आई है या क्या हुआ है, इसको लाया गया। तो इतनी भीड़ कोई लाई जा सके, लाई नहीं जा सकती। ये खैर जो भी है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो पोलिंग हो रही है वो इतनी ज्यादा भी नहीं हो रही है, 8-10% का फर्क नहीं है। अभी तक की जो पोलिंग है उसमें मात्र केवल 4 से 4.5% का फर्क है, मैक्सिमम है वो, और सारी जगह पर नहीं है। वो भी 8-8 दिन बाद 8-10 दिन बाद जाके करेक्शन कर रहा है चुनाव आयोग। तीसरे दिन करेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले दिन हुई थी ये खामी, लेकिन अब तो हर तीसरे उस पे हो रही है। खैर ये विवाद के विषय में नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन जनता इसको समझ रही है या नहीं, ये एक मुद्दा है देखने का। जनता समझ रही है बहुत अच्छे से, वो रैली में भी खूब आ रही है और वोट देने भी खूब। 62% से 64% अगर पोलिंग हो रहा है तो ये कम नहीं है। 62% 64%, क्योंकि हमारे यहाँ जो ढंग का लोकतंत्र है उसमें तो 13% पर भी रिजल्ट निकले। उसी कश्मीर में जहाँ पर कि 12-13% रिजल्ट निकलता था। उन्हीं उदाहरणों को हम कब तक बताते रहेंगे कि 13% या 40% या 33%? अब तो हम 2024 में हैं, यहाँ हम 80% की बात कर रहे हैं, 75% की बात कर रहे हैं। कश्मीर में 40 से ऊपर हो रहा है, और आज तो मैं मानता हूं कि कश्मीर में 50 के आसपास आ जाएगा। जिस तरीके का पोलिंग हो रहा है वहां अनंतनाग, बांदीपोरा और इन सब, मैं टेलीविजन पे ही देख रहा था, मेरे पास और कोई स्रोत नहीं है इंफॉर्मेशन का, लेकिन टेलीविजन पे देख रहा था, उससे लगता था कि और 1 बजे तक वहां 35% पोलिंग हो गया था, 1 बजे तक। और वहां वेदर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने नॉर्दर्न इंडिया में तो क्या है कि वेदर की प्रॉब्लम होती है, दिन में बहुत ही तेज धूप पड़ती है। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये पूरा एरिया, लेकिन चलो यहाँ से ज्यादातर एरिया निबट गया है मध्य प्रदेश को छोड़कर, लेकिन बाकी जगह पर अच्छी पोलिंग हो रही है। जिन जगह पर क्लियर कट बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट बदल रहे हैं वहां पोलिंग और भी अच्छी है, जैसे बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे बहुत अच्छी पोलिंग हो रही है। तो मैं इसको पोलिंग को बुरी नहीं मानता। ऐसा हमारे यहाँ बहुत कम होता है जब 80% पोलिंग नॉर्दर्न इंडिया में भी होती हो। वो तब होता है जब 77 की
वो लोक क्रांति करने के उतारू। जब 85 में राजीव गांधी ने जब चुनाव लड़ा था तब हुई थी ये 84 में। तो मतलब 70% के आसपास तो पिछली बारी हुई है 2019 में। इसका मतलब हमें कुछ हमारे चुनाव को जगदीश शर्मा जी, आप 84 की बात को याद दिला रहे हैं या फिर 77 को याद दिला रहे हैं। 77 और 84 और 24 मतलब बहुत बड़ा फर्क है, दशकों का फर्क है। और इसका मतलब हमारे चुनाव को कोई एक्स फैक्टर चाहिए, या तो 77 चाहिए जहां पे पूरा विपक्ष एकजुट होकर जिस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हुआ, या फिर हमें राजीव गांधी के लिए वो भावनाओं का ज्वार चाहिए, या फिर हमें मतलब राम मंदिर का मुद्दा भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन सका कि भाई आप वोटिंग परसेंटेज को इस तरह से, मतलब अब 24 में भी अगर हम पिछले चुनाव से कम वोटिंग प्रतिशत कराते हैं तो इसका मतलब साफ है कि जो राजीव तिवारी जी ने कहा कि जितनी भीड़ सभाओं में लाई जा रही है वो भीड़ जुटाई जा रही है। अब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वोटिंग में टर्न नहीं हो रहा है। और अगर वोटिंग के लिए लोग नहीं निकल रहे हैं तो जो सवाल मैंने राकेश वशिष्ठ जी, जगदीश शर्मा जी से किया था उसी सवाल को आगे बढ़ाती हूँ कि राजनीतिक दल और राजनेता इस वोटिंग परसेंटेज से क्या कुछ सीखेंगे? क्या उन्हें वाकई में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है? उन्हें खुद को समझ आएगा या फिर डेमोक्रेसी में ऐसे ही डेमोक्रेसी मजबूत रहेगा जब वोटिंग कम होगी, जब इन लोगों के खुद के ग्रुप्स काम करेंगे? बस जरूरी नहीं है वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़े, डेमोक्रेसी मजबूत क्यों हो, खाली खुद की सीट सुरक्षित किसी भी सूरत में निकल जाए। तो मतलब राजनीतिक दलों से और राजनेताओं से हम इस चुनाव से 24 से क्या उम्मीद करें कि वो क्या सीखेंगे? देखिए मीना जी, सबसे पहले मैं जगदीश जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने पुराने आंकड़े कहे, पुराने आंकड़े आपने कहा कि कब तक हम करते रहेंगे। जब चर्चा होती है, डिबेट होती है, तो इस तरह के उदाहरण सामने देने ही पड़ते हैं और जिससे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। दूसरी बात, ये अभी सोचने की बात है कि क्या फाइनल रिजल्ट आगे अभी मैं जो देख रहा हूँ टीवी के ऊपर लगातार, उससे आपका निश्चित रूप से बंगाल के अंदर काफ़ी एक्सट्रीमली ज़्यादा है, उड़ीसा के अंदर ज़्यादा है, इवन कश्मीर के अंदर आपका जो बारामूला के अंदर जो वोटिंग हुआ अच्छी परसेंटेज हुई है। ये लोकतंत्र की जड़ें गहरी करने के काम है। मैं ये नहीं कहता कि क्या रिजल्ट आएंगे क्या नहीं आएंगे, लेकिन अब तक के परिणामों में जो रहा उसके दो मायने निकलते थे। हालांकि अब चेंज हो गया थोड़ा, मैं उसको ये तायद नहीं कर रहा कि वो सही है। पहले तो ये होता था कि हमारे जगदीश जी को, राजीव जी को ये एहसास होगा इस बात का, हमारे पुनीत जी को तो नहीं होगा, यंग है, कि पहले जब वोटिंग परसेंटेज कम जाती थी तो उसका बेनिफिट रूलिंग पार्टी को मिलता था। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज भी कैसी होती थी 30%, 32%, 33%, उसमें भी फिर क्या है कि आपके कब्जे होते थे, धांधलियां होती थी, वो अलग बात है। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें चेंज हो गई। अब मेरा मानना यह है, मैं जो समझता हूं इस मामले में, अब जैसे बंगाल का उदाहरण है या उड़ीसा का उदाहरण है, जहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, एक्सट्रीमली बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां वोटर दोनों साइड से निकल के सामने आ रहा है। वो जो विरोधी दल है वहां के रूलिंग पार्टी के खिलाफ, जो वहां का जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसका वो चाहती है कि वहां का जो राजनीतिक माहौल है उसमें बदलाव हो। वो कितना होता है कितना नहीं होता ये आगे की बात है, ये भी अब हम कह नहीं सकते। सबसे ज्यादा चिंता की बात जैसे आपने जाहिर की कि अब बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर वो समझ क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्या हो रहा है, इसको देखने के लिए हमको पुराने जो इनके आंकड़े हैं वो जरूर उन पर निगाह करनी पड़ेगी कि 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनावों में वहाँ किस तरह की वोटिंग हुई और उसका क्या क्या रिजल्ट आया। ये हम इसको अभी डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि इसका हम
इसका पूरी ढंग से आंकलन ना करें। अब जब ये अभी आता इतनी बुरी स्थिति भी नहीं है। अब आपका यूपी के अंदर 54% बोल रहा है 5 बजे तक, 1 घंटा बाकी है। आपके जो पीयूष गोयल बॉम्बे के अंदर, वहाँ उनके पोलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी भीड़ है कि वहाँ ये डिक्लेयर करना पड़ा है कि 6 बजे तक जितनी भी लाइन लगी हुई है उन सबको वोटिंग कराई जाएगी, क्योंकि एक गर्मी का भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी जो हम सोच रहे हैं ना, इसमें आप 2% एक्स्ट्रा और एक्सेस मांग के चलिए। आप वो क्यों? अभी सर्विस वोटर है और आपके जो नौकरी पेशा जो जिसकी मतदाता में ड्यूटी लगी है उसकी काउंटिंग है, और जिन बुजुर्ग लोगों ने मोर देन 85 ईयर्स के उन्होंने घर से काउंटिंग की, घर से वोटिंग की है, उन सबको इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर हम ओवरऑल हटा के देखेंगे तो वो पिछले इलेक्शन के और इस इलेक्शन के बीच में कोई 1-2% का 3% का भले अंतर आए, इससे ज्यादा इसमें अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन जो चुनावी माहौल जैसा चल रहा है वो है, अभी तो कुछ कहने की स्थिति है नहीं, जोर शोर से चल ही रहा है। आपके 428 इतनी सीटों पर चुनाव हो चुका है और लोगों का मत पेटियों में ईवीएम में बंद हो गया है। अब तो आगे पता लगेगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं बस, कि जो विपक्षी दल जो एकजुट हुआ और उसका इम्पैक्ट तो आना चाहिए था, उसका मतदाताओं पर इम्पैक्ट ये आता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। आपके बंगाल में तो समझौता हुआ ही नहीं इनका, टीएमसी और परसेंटेज है, लेकिन वोटर परसेंटेज बढ़ा हुआ है। आपके उड़ीसा में आपका समझौता हुआ ही नहीं बीजू जनता दल से, लेकिन वह वोटिंग परसेंटेज आपका 65% के आसपास पहुंचने वाला है। तो ये जो बात है ना कि एकजुट होने से वोटिंग होती है और बढ़ती है, वो शायद इस बार देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में वहां की सरकारों के प्रति वहां की जनता का जो अभी तक का पिछले सालों का जो नतीजों का रुझान है, वो इसका मतलब सत्ता के समर्थन में वोट तो नहीं गया वहां पर, अगर जो आप बात बता रहे हैं उस लिहाज से नहीं। इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से जो रजमाइश चल रही है, आपका चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों के कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं, अपने वोटों को डालने में लग रहे हैं। रिजल्ट क्या है ये तो अभी कह नहीं सकते। जहाँ नेगेटिव में फाइट होती है वो 2 बातें होती हैं, एक तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है, दूसरा हिंसक वारदातें भी होती है, मारपीट होती है। तो बंगाल के अंदर वो दोनों बातें हो रही हैं, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग अभी बढ़ा है, ये अभी नहीं बढ़ा है, विधानसभा चुनाव में भी बहुत बढ़ा था। तो आप देखिए कि वो रिजल्ट्स पर उसका क्या असर आएगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी है। तो विधानसभा में बढ़ा तो उसकी देखिए सीटें कितनी आई, और अब इसमें भी बढ़ा है, उड़ीसा में भी बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है। तो ये अब रिजल्ट्स के साथ ही मालूम पड़ पाएगा, अभी से यह आकलन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। राजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान जितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उसका परिणाम ये आया कि जो भाजपा में सिंगल उसमें थी वो 75 सीट पर पहुंच गई। ये अंतर आया इस क्योंकि वहां अब दो ही पक्षों का। लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जो सीटें घटी वो कहीं का भी आया हो, और कांग्रेस की लेकिन उनकी जो मुख्य विपक्षी दल जो पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करता था उसकी जगह बीजेपी आ गई। हाँ, और उसका अंतर वो तो सीधे समझ में आता है राकेश वशिष्ठ जी की टीएमसी का पूरा कैडर जो है, जो पहले माकपा का कैडर था वो अब टीएमसी का कैडर हो गया, पूरी तरह से शिफ्ट हो गए, वो दीदी के साथ आ गए हैं, सीपीएम के साथ जितने लोग थे मैक्सिमम। तो अब जो कांग्रेस का कैडर था उसे किस तरह से, जो थोड़ा बहुत था वो भी, क्योंकि 30 साल तो ज्योति बासु और उसके बाद ममता दीदी, बीच में थोड़ा बहुत जो समय निकला उसके अलावा, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बंगाल और उड़ीसा में मतदान का प्रतिशत ज्यादा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि विपक्ष को फायदा होगा, और बाकी राज्यों में मतदान का प्रतिशत कम होना भी इस बात की गारंटी नहीं है कि विपक्ष को फायदा होगा। तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इस चुनाव में, और खास करके अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पर अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता नहीं है, जो कि
फर्टाइल और पोटेंशियल स्टेट है पॉलिटिकली, अगर वहां पर इलेक्शन का परसेंटेज, वो भी कब, जब नीतीश लालू ट्रायंगल बिहार में बना हुआ है, यूपी में इतना जबरदस्त राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी, और एक तरफ योगी जैसा, मतलब जिसको लेकर बीजेपी के अंदर भी चिंता है, तो ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनावों की बनिस्बत भी कम रहती है, तो ये सवाल लाजमी है, इस पर चाहे चुनाव परिणाम के बाद भी चर्चा होगी और चुनाव जब तक चल रहे तब तक भी इस पर चर्चा होगी, और तब तक दोनों राजनीतिक दल और बाकी सभी क्षेत्रीय दल भी इसे अपने अपने हित में बताते जाएंगे। सवाल ये उठता है श्याम झा जी, क्योंकि सत्तारूढ़ आप केंद्र में भी हैं और राज्य में भी, राजस्थान में भी हैं, तो आप जब पूरे देश की तस्वीर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पर आज राजेंद्र राठौड़ जी आरोप लगा रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये आज का वोटिंग प्रतिशत आपको क्या समझ में आ रहा है श्याम झा जी? देखिए मीना शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो वोटिंग करने बिल्कुल जा रहा है, और जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से समर्पण भाव से लगे हुए हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की है और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि इतनी वोटिंग हो पाई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का जो वोटर है पूरी तरह से निराश है, उन्हें पता है कि परिणाम क्या होना है। आप देखेंगे कि अभी सरकार बनी थी, उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कई देशों के आमंत्रण निमंत्रण सब आए हुए हैं, तो विदेशों में भी पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। राहुल गांधी जी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई निमंत्रण आया होगा कि बाद में सरकार बनने वाली है तो वो आए और यहाँ पे मिले, और आगे के जो भी व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वार्ता होती है उसके लिए जो निमंत्रण होते हैं वो चल रहे। तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बनने वाली है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है हम लोगों को 400 पार का, एक एक कार्यकर्ता उसके लिए समर्पण भाव से लगा हुआ है, और निश्चित मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार का जो नारा है वो हम कंप्लीट करेंगे। मैं झा साहब से एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी झा साहब, मैंने अभी परसों के अखबार में जयपुर के में ही एक कोट पढ़ा था आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा साहब का, उसमें लिखा हुआ था कि अब भारतीय जनता पार्टी, जैसा उनका कोट छपा था, जैसा उन्होंने कहा होगा अखबार को, कि भारतीय जनता पार्टी अब आरएसएस के ऊपर निर्भर नहीं है। ये क्या मतलब है इसका? क्या आरएसएस इस चुनाव में दूर हो रही है? देखिए क्या राजीव जी, ये वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है, मैं उससे जोड़कर देख रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि पहले बीजेपी के लिए जो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की जिम्मेदारी होती थी वो आरएसएस की होती थी। आप भी जानते होंगे, आपने भी कई चुनाव देखे हैं, आप राजनीति में हैं, हम लोगों ने भी कई चुनाव देखे हैं, जगदीश जी भाई साहब ने भी देखे हैं, हमारे राकेश जी ने भी बहुत देखे हैं, शायद जांगू जी ने भी देखे होंगे, मीना जी ने तो देखे ही हैं। तो ये इस स्टेटमेंट का इस मौके पर क्यों आया ये स्टेटमेंट? इस बारे में कुछ आप क्लेरिफाई कर सकेंगे कि क्या अब बीजेपी आरएसएस के पर निर्भर नहीं है? देखिए राजीव जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कई बार कहा क्या जाता है और उसके क्या मायने निकाल करके छाप दिए जाते हैं, वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। बाकी भारतीय जनता पार्टी संघ जनाब 2 दिन हो गए कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है इसका कहीं पर भी। देखिए क्लियरिफिकेशन क्यों दे, जिस जो चीज है, यानी कहा है फिर उन्होंने, या तो फिर उन्होंने कहा है ये बात नहीं, उन्होंने क्या कहा, मायने अलग लगाए जाते हैं किस मायने से, हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा और किस मायने से कई बार मीडिया में होता है इस तरह का। आपका भी लंबा अनुभव है, मेरे से ज्यादा अनुभव है आपका, आप समझते हैं कई बार कहा कुछ जाता है, मायने कुछ और निकाल लिए जाते हैं समय के मौके को देखते। मायने बताने के लिए आप लोगों के पार्टी के प्रवक्ताओं को मायने बताने के लिए 48 घंटे का समय कम रह गया कि भाई सवाल पूछा जा सकता है, जवाब क्या देना है? शर्मा जी, जो जबरदस्ती की बातें होती है कई बार, उन चीजों के हर चीज का स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं। मतलब आपका कहना है कि नड्डा जी का बयान सही नहीं है, वो तोड़ मरोड़ कर पेश जो मीडिया ने छापा है, हाँ बिल्कुल, जो मीडिया ने छापा है वो सही नहीं है, और उस हर चीज का स्पष्टीकरण, चुनाव अभी हमारा जो लक्ष्य है, पूरा जो ध्यान है चुनाव पर है। जहाँ छपा है उन्होंने भी नहीं दिया कि भाई गलती से छप गया है या कुछ, ये सवाल सही नहीं था या जवाब इस तरह का नहीं था, आपने कोई नोटिस वगैरह दिया है क्या उनको? और बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है। जो भी अनुशासन समिति जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो देख रही है उसको,
उसका क्या होना है, नोटिस जाना है या क्या होना है, वो भी जल्द आपको पता चल जाएगा। नोटिस किसको जाना है ये भी देख रही होगी चुनाव के बाद, किसको नोटिस जाएगा, कैसे जाएगा, अध्यक्ष जी का क्या होगा, नए अध्यक्ष, ये आरएसएस को लेकर उनका ये जो बयान है उसका मतलब क्या है, कहाँ उनका मन के अंदर की परेशानी थी या उन्हें, बहरहाल अभी मुद्दे से उलझ जाएंगे। पुनीत जांगू जी, वोटिंग प्रतिशत जो आज 5वें चरण का है क्या बताता है? देखिए मीना जी, एक तो मैं, राकेश जी ने कहा एक्स्ट्रा एक्सेस, वो वर्ड बड़ा क्लासिक था। एक्स्ट्रा एक्सेस तो चुनाव आयोग देगा, देता दिख ही रहा है, पहले भी उसने सब फेजों में एक्स्ट्रा एक्सेस दे ही दिया है और अब और दे देगा। एक्स्ट्रा एक्सेस बेसिकली एक सिविल इंजीनियरिंग की इसकी टर्मिनोलॉजी है, जिसमें बिलिंग में जब आप कोई ठेका निकालते हैं तो उसमें मान लो 100 फुट का काम है और काम 115 फुट करवा देते हैं तो वो 15 फुट एक्स्ट्रा एक्सेस होता है। तो ये जो 6% हर बार वोटिंग टर्नआउट बढ़ रहा है, ये भी एक्स्ट्रा एक्सेस है, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर एक। नंबर दो, सन 89 से लेकर चुनाव फॉलो कर रहा हूं मैं, और शायद ज्यादातर धरातल पर रह के ही कर रहा हूं, तो इनके मुकाबले अनुभव जरूर कम है मेरा, लेकिन शायद समझ में मुझे भी कुछ कुछ आता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको पहले फेज से, जब भी मैं आपके चैनल पे आया हूं, मैंने हमेशा ये कहा इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, पार्टियां गौण है, आप ये मान के रख लीजिए। और मैं परसों तक मैं अमेठी और रायबरेली था, कल शाम को मैं पहुंचा हूं। आप ये भी मान के रख लीजिए कि स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं। आज जो वोटिंग परसेंटेज है, जो मैंडेट है, वो उनके खिलाफ जाएगा। राहुल गांधी रायबरेली से बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। वहां हमारी एक भी विधानसभा नहीं है, दोनों लोकसभाओं में एक भी विधानसभा में हमारा विधायक नहीं है। 5 सीटों पे सपा के प्रत्याशी हैं, जिसमें से एक बीजेपी ले गई मनोज पांडे जी को, और 5 सीटों पे बीजेपी के एमएलए हैं इस वक्त। लेकिन इन दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा का कैडर एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। बसपा ने इनडायरेक्ट अपने जब बार बार कैंडिडेट चेंज हुए अमेठी के अंदर, तो बसपा के जो कैडर है उसको ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ कुछ दूसरा ही खेल हो रहा है, जो जिसको मैं जनरलाइज तो नहीं करूंगा क्योंकि कई सीटों पे बसपा ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन जहां बसपा कमजोर है, तो बसपा के वोटर का एक हमेशा सिस्टम रहा है जो मैं वहां समझ पाया हूँ, वो अपना वोट गिनवाता है, वो बहन जी को बताता है कि हम हैं आपके साथ। लेकिन इस बार वो पैटर्न चेंज होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस बार वहां के पैटर्न में बसपा भी इस चीज को ध्यान रख रही है कि संविधान खतरे में है, उन्हें सोच समझकर वोटिंग करनी है। और बसपा का कैडर, आज आपके चैनल पे मैं एक सुन रहा था, रिपोर्टिंग लाइव आ रही थी अमेठी के किसी बूथ से, वहां बसपा का जो पोलिंग एजेंट था वो कह रहा था कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। मैं आपका ही प्रोबेबली आपका ही चैनल था जिसमें नेशनल लेवल पे जो रिपोर्टिंग हो रही थी, मैं सुबह देख रहा था, दोपहर की बात है ये। तो परसेंटेज ऑफ पोलिंग मायने रखती है, और ट्रेंड हमेशा पुराने ही क्यों चले, नए क्यों नहीं सेट हो सकते। ये अवधारणा बदलनी होगी कि हम पुराने ट्रेंड्स को देखकर उससे कंपैरिजन करके फिर आगे बढ़े। नहीं, कई बार ट्रेंड्स बदलते भी हैं, और हो सकता है कि इस बार जो ट्रेंड सेट हो वो आने वाले कई वर्षों तक वो एक नया ही ट्रेंड, नई चीज ही निकाल कर ले आए, तो ये भी संभव है। इस बार की परिस्थितियां आप पूरे इंडिया में कहीं चले जाए, बीजेपी के नेताओं पुनीत जांगू जी, ये जो बात आप बता रहे हैं कि इस बार चुनाव राजनीतिक दल नहीं जनता लड़ रहे हैं, तो जनता जो लड़ रही है वो बीजेपी में तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और जेपी नड्डा जी से लेकर तमाम लीडरशिप, राजस्थान के मुख्यमंत्री आप देख ही रहे कि सरकार चलाने से ज्यादा चुनावी प्रचार प्रसार में है। लेकिन आपके यहाँ तुलनात्मक रूप से नेता भी कम है, कैंडिडेट भी कम है, और गठजोड़ जो है उसमें भी कहीं एकरूपता या एकजुटता उस तरह की नहीं है जैसी होनी चाहिए या जैसी अपेक्षित होती है, अगर आप सच में ही मजबूत विपक्ष बनाना चाहते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की जगह जनता चुनाव लड़ रही है, आप ये कहना चाहते हैं? कांग्रेस, मैं आपसे अपेक्षित कि भाई क्या अपेक्षित था जो नहीं हुआ, मुझे थोड़ा ये एलेबोरेट करता है कि क्या अपेक्षित था जो आपकी नजर में नहीं हो पा रहा है गठबंधन में। एक वेस्ट बंगाल को छोड़ देता हूँ, ये ममता बनर्जी अभी तक पता नहीं है क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी। हाँ, बाकी आम आदमी पार्टी पंजाब में किस तरह से चीजें हैं वो आपके सामने है। पंजाब में बहुत सारी चीजें हैं, हम पूरा दिन उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं बता दूं, पंजाब में 2 ही पक्ष है जो मजबूत है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी।
पिछली बार का रिकॉर्ड देखेंगे तो सारी सीटें हमारे दोनों के खाते में थी, एक को छोड़ के। लेकिन अब अगर हम तीसरे को स्पेस दे देंगे गठबंधन में, तो वो हमारे लिए पॉलिटिकली नुकसानदेह हो सकता है। वो सिचुएशन बैठती केरला में। केरला में बीजेपी का कोई मजबूत स्टैंड नहीं है, लेकिन अगर हम एक पक्ष हो जाएं और सामने बीजेपी को दें तो एक उसको भी मजबूती मिलती, तो हम उसमें क्यों उलझे? हमने तय कर लिया, हमने सामने लड़ेंगे। वेस्ट बंगाल जरूर एक क्या कहते हैं एक्सेप्शन है, जिसके अंदर ये गठबंधन मजबूती से नहीं बैठा, लेकिन बाकी स्टेट्स में आप यूपी में चले जाएं, आप राजस्थान में देख लें, आप जहां हमारा गठबंधन का प्रत्याशी, चाहे बिहार में देख लें, वहां हम तीनों चारों जितने भी दल उस गठबंधन में हैं वो मजबूती से एक साथ है, कहीं अंतर नहीं है। जी जी, मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, आप खुद ही मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पा रही, इसलिए जनता को आना पड़ रहा है? देखिए मीना जी, जनता हमेशा एक समय का इंतजार करती है। जनता ने हमारे ऊपर 2014 में गुस्सा निकाला, 2013 में निकाला, हमने उसे विनम्रता से स्वीकार किया। हमने कभी जनता को गाली नहीं दी। आप यदि हमारी हार के बाद हमने कभी आपको लगा कि हमने जनता को ये गाली दी कि जनता तो मतलब मुफ्तखोर हो गई है या कुछ हो गई, हमने ऐसा कभी अपने मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकले। लेकिन जब जब ये भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में चुनाव हारी है, तब तब इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आप ट्विटर पे देखें, किसी अलग अलग उस पे देखें, तो हमेशा गालियां दी कि मुफ्तखोर थे, इस तरीके। ये क्योंकि हार को ये विनम्रता से कभी स्वीकार नहीं करते, और हमने हमेशा हार को विनम्रता से स्वीकार किया। आज इतने 10 सालों के बाद केंद्र में इनको जो शासन दिया, जनता को अब समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी उसके हितों में काम करने वाली इकलौती पार्टी है। जानू जी, अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि अशोक गहलोत जी पूरे लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर उलझ कर रह गए, पहले अपने बेटे की और उसके बाद आला कमान की, यानी कि रायबरेली की। आप इसलिए बोल रहे हैं कि वाकई में जनता चुनाव लड़ रही है क्योंकि नेतागण, आपकी पार्टी के वरिष्ठ लोग कुछ अपने हितों तक ही सीमित होकर रह रहे हैं? इस बात का जवाब मैं आपके चैनल पे, मुझे ध्यान है, बहुत पहले दे चुका हूं कि अशोक गहलोत जी ने केवल एक सीट के नहीं, कम से कम जैसे जोधपुर की सीट आप देख लें, बाड़मेर की सीट आप देख लें, 3-3, 4-4 बार वहां प्रचार किया है। आप अगर राजस्थान की 25 लोकसभा, बात की उसी बात को समझना, जब आप कहते हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, जब आप कहते हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, तो उसका मतलब समझना पड़ता है कि जनता चुनाव क्यों लड़ रही है, क्योंकि नेतागण चुनाव ठीक से नहीं लड़ पा रहे हैं, पार्टी चुनाव ठीक से नहीं लड़ पा रही है। नहीं, जनता का चुनाव लड़ने का सिस्टम तब एस्टेब्लिश होता है जब जनता को लगता है कि इस बार उसे खुद चलाकर आगे आना है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा अहित हो रहा है। आप, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जनता को हम अगर लेने जा, या हम किसी वोटर को लेने जाते तो खुद कहता मैं खुद आ रहा हूँ, आपको वो मन ये कहता है कि मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो जिस वक्त वो आपका कैडर नहीं है, न्यूट्रल, जो स्विंग वोटर जिसे हम कहते हैं, ज्यादातर उसी की बात होती है जो न्यूट्रल रहता है। वो ये नहीं चाहता कि वो किसी गाड़ी में बैठे, किसी भी पार्टी के झंडे के नीचे जाकर मतदान करे, लेकिन उसका जो मूड है वो आप भांप सकते हैं। उसके मूड के आधार पे मैं कह रहा हूं कि वो जो किसी पार्टी के साथ अपने आप को अलिनिएट नहीं दिखाना चाहता, वो जब बूथ पे जाकर दे रहा है, वो किस पक्ष में दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इस वक्त मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था। जी, जनता मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता वोट देने के लिए नहीं जा पा रही है उस संख्या में, तुलनात्मक रूप से। हालांकि इस पर भी बहस है। जगदीश शर्मा जी का कहना है कि वोटिंग प्रतिशत भी बहुत है, काफी है, संतुष्टिजनक है। तो क्या हमें संतुष्ट होकर चुनाव में जो अगले और 2 चरण हैं उसमें भी अगर इतना ही प्रतिशत होता है तो काफी है? राजीव तिवारी जी, इसी सोच और अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इसमें भी कोई, क्योंकि चुनाव आयोग का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार कहीं कोई बड़ा अभियान नहीं चलाना, बहुत बड़ा, जिस तरह का अक्सर चुनाव आयोग चलाता है, प्रशासन के द्वारा उस तरह का काम नहीं होना जितना किया जाता है, आरएसएस का उस तरह से शामिल नहीं होना जितना अपेक्षित होता है, जितना कहा जाता है, ये तमाम जो चर्चा इस चुनाव के दौरान चली है, राजीव तिवारी जी, ये संकेत सिर्फ एक वोटिंग प्रतिशत कम होने तक सीमित नहीं है, ये बहुत सारे संकेत हैं मिले हुए। ये इस पूरे चुनाव में अनिश्चितता का भाव बढ़ाता है कि अब कोई भी श्योरिटी से, आज बीजेपी भी जो कि पिछले 10 साल से सत्ता में है, अब उस मजबूती के साथ अपनी वो बात नहीं कह सकती कि हम 400 पार होंगे।
ये नारा आपने देखा भी होगा कि कुछ छुटभैया नेता जरूर बोल रहे हैं, लेकिन बड़े नेता जिन्होंने इस नारे को प्रचलन में लाए थे या जिन्होंने इस बात की घोषणा की थी, वो खुद इस चीज से बैक हो गए। और कुछ नए मुद्दे आप देखिए कि अगर ये सारी चीजें सब कुछ लेवल पे चल रही होती है उसी पे, तो हर चरण में नए मुद्दे की बात नहीं आती, नए हथकंडों की बात नहीं आती, नई चर्चाओं की बात नहीं आती। अगर सब कुछ मजबूती से चल रहा होता तो ना तो नड्डा जी को ये कहने की जरूरत थी कि आरएसएस से हम निर्भर नहीं है, ना ही ये चर्चा चलती कि समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को हरा रही है, ना ही प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ता बीजू जनता दल जो कि केंद्र में उनका मददगार था उसके लिए कि ये पार्टी तो बेकार है, इस बार इसको तो जनता बिल्कुल ही उखाड़ के फेंक देगी। ना ही महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना शिंदे वाली और एनसीपी जो ये अजीत पवार वाली है उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, या बीजेपी में डिफरेंसेस, या कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी में सीटों को लेकर जो हुआ एंड तक चला उसमें वो चीजें आती। तो ये सारी चीजें जो हैं उसी के ये संकेत हैं, जो ये मतदान कम हो रहा है, ये सारी चीजें पब्लिक देख रही है। लेकिन अब पब्लिक में जो युवा वर्ग है उसकी जो हताशा है उसको ये आगे के 5 साल में जो भी सरकार बनेगी वो कैसे दूर करती है, क्योंकि देश का भविष्य उन्हीं के हाथ में है। बड़े बूढ़े तो 10-5 साल के सब निकल लेंगे, लेकिन आगे तो इन्हीं को ही चलानी है पूरे देश को, युवा वर्ग को ही। वो कैसे उसको वापस से लोकतंत्र के प्रति उसकी आस्था को जगाना है, मतदान के प्रति उसको जागरूक करना है। आप देखिए ये ऐसा कमी कुछ वो नहीं हुआ कि आप देखिए मीडिया का हर वर्ग मतदान के लिए प्रेरित कर रहा है, सारे बुद्धिजीवी प्रेरित कर रहे हैं, जितने भी राजनेता हैं अपनी रैलियों में और उसमें सब ये बात कह रहे हैं कि भाई नहीं मतदान जरूर करना है। तो ये जो अनिश्चितता का वातावरण इस समय बना हुआ है, ये अब ये 4 तारीख को किस डायरेक्शन में जाएगा ये अभी कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, और ये ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी चुनावों में भविष्यवाणी, आकलन, चर्चा सिर्फ जो तस्वीर दिखती है, जो लोगों का कहना होता है, जो चीजें ग्राउंड पर समझ में आती है उसी से होता है। लेकिन हर बार जनता जो है वो बताती है कि वो सब आकलन को कैसे विफल भी करती है। 2004 का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, जब इंडिया शाइनिंग का इतना बड़ा नारा और वाजपेयी जी की सरकार 4 महीने पहले चुनाव कराए और उसके बाद कैसे धराशायी हुआ शाइनिंग इंडिया का कैंपेन। बहरहाल इस बार 400 पार का नारा भी अभी जो जानू जी कह रहे थे कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही होती तो 85-90% वोटिंग हो रही होती। यही मैं समझना चाह रही हूँ कि जनता अगर चुनाव लड़ रही है तो वोटिंग प्रतिशत वहां पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा। जगदीश शर्मा जी, जिस तरह के बड़े चेहरे इस चुनाव में हैं, 5वें चरण में, और उन 5 बड़े चेहरों में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, उन सब चेहरों के होते हुए भी उनके यहाँ पर भी मतलब इतना बड़ा स्टेक पर है जिन लोगों का पूरा भविष्य टिका हुआ है। हालांकि स्मृति ईरानी को अगर हम उस तरह से देखें कि भविष्य, उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पारी खेली भी है, लेकिन राहुल गांधी के लिहाज से बहुत अलग मायनों में ये उनके जीवन का शायद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कई मायनों में है। तो ऐसे में भी अगर मतलब लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं और बड़े किरदारों का भविष्य तय भी होना है, और अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि वो सिर्फ 2 लोकसभा सीट तक सीमित रह गए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा जी जैसे आरएसएस को लेकर इतना बड़ा बयान दे रहे, उसके बाद भी इस चुनाव में जनता चुनाव लड़कर भी वोटिंग में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो बड़े चेहरे हैं ये भी अपने पक्ष में लोगों को बाहर तो नहीं निकाल पाए।
मीना जी ऐसा है कि बड़े चेहरे या बड़े नेताओं के होने से ही केवल वोटिंग बढ़ जाए, ये मुझे दिखता नहीं है, कभी कभी भी हुआ भी नहीं है। जब भी वोटिंग ज्यादा हुई है तब बड़े चेहरों की वजह से नहीं हुई है। पब्लिक में कोई नैरेटिव ऐसा चला है, कोई माहौल ऐसा बना है, जैसे मैंने अपनी पहली बातचीत में उदाहरण दिए थे आपको 77 के, 84 के, ये इस तरीके से पब्लिक ने आपने तो मोटो किया था, नेताओं के कहने से नहीं हुआ था कि भाई इतनी परसेंटेज पे वोट देना है, राहुल गांधी जी के लिए देना है। राहुल गांधी जी के लिए तो माहौल बन गया था क्योंकि उनकी माता जी का निधन हुआ था और वो सारा दिन टीवी पे दिखाया गया था। हाँ, राजीव गांधी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पब्लिक तभी लड़ती है। अब ये 5वें दौर में जब मतदान हो रहा है तब अपोजिशन पार्टी की तरफ से आया है कि चुनाव तो जनता लड़ रही है, क्योंकि 4 राउंड तक ये पता चल गया था कि अपोजिशन कहाँ है। ये पहले राउंड में नहीं था कि जनता लड़ रही है चुनाव, 4 राउंड तक बिल्कुल कहीं बात ही नहीं थी। 5वें राउंड में आया ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। और चुनाव अभी दो दिन पहले जो है, 2 दिन पहले यूपी में पता चल गया जनता कैसे लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। जी जगदीश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अभी इनकी गलत बात को रोकना मेरा अधिकार है। मैंने फर्स्ट नहीं उनको बात कंप्लीट करनी प्लीज। तो स्थिति जो है वो बहुत जटिल होती जा रही है मेरे हिसाब से। जनता और राजीव जी की जो है ये इस बात की भी मैं तायद करता हूँ, अगर जनता चुनाव लड़ती तो ये परसेंटेज की माथाफोड़ी नहीं होती। फिर तो जनता आगे बढ़ बढ़कर परसेंटेज को जो है ना 80-90% पहुंचाती। तो ये इस तरह की गलतफहमी में जो है बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और वो चला रहे हैं इस नैरेटिव को। आप देखिए कि 2 दिन पहले यूपी के उसी एरिया में राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी दोनों सभा नहीं कर पाए, उनको बिना सभा किए हुए लौटना पड़ा। भीड़ इतनी उत्तेजित, जनता तो ये करने पर तुली हुई है, आप जनता की बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से जितनी भी उनकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी कुव्वत के अनुसार उन्होंने जोर लगाया। अब जितना जोर लगा है, दूसरा कि राजीव जी कह रहे हैं कि इन्होंने तो ये कहना ही बंद कर दिया कि अब इतनी सीटें आएंगी। ये हमारे जो गृह मंत्री जी हैं ये तो हर राउंड के ऊपर आपको फिगर बता रहे हैं, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहलाते हैं। अमित शाह ये तो ये भी बता चुके हैं कि 4थे राउंड तक उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनाने लायक स्थिति में तो आई गए हैं, अब जो पोलिंग होगी वो 400 पार करने की होगी। अमित शाह ने तो बंगाल में भी कहा था 200 सीटें आएंगी। ये शुरू में तो यही कहा जाता है, शुरू में तो सारे नेता इसी ढंग से बात करते हैं। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं रोजाना टाटा बाय बाय, गए मोदी जी 4 तारीख को नहीं रहेंगे, वो बोल ही रहे ना। और खुद अपने 2 दफे के चुनाव में 50-52 सीट से ज्यादा सीटें नहीं लेकर आए। इस बार तो लड़ावे भी कुल मिलाकर 324 या कुछ इतनी सीटों पर ही लड़ रहे हैं, तो और भी कम रह जाएगा मामला। खैर मैं ये इस सोचने में नहीं, चुनाव के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सारे लीडर अपने अपने तरीके से जो भी उनमें क्षमता है, जो उनके पास संसाधन होते हैं, देखो मैं इस मामले में भी बता, अपोजिशन के पास संसाधनों की बहुत कमी दिखती है इस चुनाव में। जो संसाधन सत्ताधारी दल और एनडीए के दिखाई देती है, बीजेपी के खासकर बीजेपी के पास जो संसाधन दिखाई देते हैं वो कोई, तो ये लेवल फील्ड जो है ना यहाँ दिखाई देता है कि ये इक्वल नहीं है। लेवल फील्ड जो है ना अरविंद केजरीवाल के कहने वाला इक्वल फील्ड नहीं है ये।
इधर हमको भी वही लेवल फील्ड मिलना चाहिए, जमानत दो हम भी भाषण दे के आएंगे। वो भाषण दे रहे थे या किस काम में लगे हुए थे वो तो पता चल गया कि 2 दिन 3 दिन हो गए। तो ये इलेक्शन की जो है ना पॉलिटिक्स, एक अलग ढंग की पॉलिटिक्स होती है। इसमें छोटे छोटे कमेंट, छोटी छोटी चीजें। अब मुझे नहीं मालूम कि आरएसएस के बारे में सचमुच में नड्डा जी ने ऐसे कहा है, क्या कहा है, किस रेफरेंस में कहा है, क्योंकि और किसी अखबार में नहीं देखा है मैंने ये। अगर सचमुच में नड्डा जी आरएसएस के बारे में ये कमेंट करते तो हिंदी, अंग्रेजी, बाकी लैंग्वेज के सारे मीडिया में फ्रंट पेज पर छपने वाली खबर थी। एक अखबार में छपा है, ये कोर्ट भी फ्रंट पर ही छपा है। मैं यही कह रहा हूँ, ये चीजें फ्रंट पर छपने की है, फ्रंट पर छपी है। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी देखा है उसको। लेकिन अगर ये कहा होता तो सारे मीडिया में होती, एक ही अखबार में क्यों होती? किसी एक को दिए गए इंटरव्यू का तो एक में ही होगा ना सर। वो सबको इंटरव्यू नहीं दिया गया हो तो फिर कैसे होगा? वो तो पिछली बार के चुनाव में जगदीश शर्मा जी, आपको याद हो 2019 में, आप सबको याद होगा आई एम श्योर, 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जरूर इस चुनाव को जनता वर्सेस अपोजिशन बनाया था। और उन्होंने सोच समझ के बनाया था कि ये बीजेपी का मतलब आम आदमी के साथ मतलब जनमानस, और दूसरी तरफ विपक्ष। बाकायदा उन्होंने जो पहला इंटरव्यू दिया गया था उनके द्वारा एएनआई को, उसमें ये नैरेटिव उन्होंने बनाया था सोच समझ के। और उन्होंने इस नैरेटिव का इस्तेमाल भी किया कि एक तरफ तो बीजेपी मोदी यानी जनता है और दूसरी तरफ अपोजिशन। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि इस पूरे चुनाव में 24 के चुनाव में जो विपक्ष है और खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए जो एक नैरेटिव बना कि पूरे लोकसभा क्षेत्रों में आपके पास कैंडिडेट नहीं है, एक नैरेटिव ये बना कि कांग्रेस पार्टी का कैडर चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को ये बार बार जो सुनना पड़ा कि भाई कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। और ये बात बहुत जगह कही गई बिकॉज ऑफ कांग्रेस का कैडर और कांग्रेस की लीडरशिप का देखते हुए। तो इसलिए कांग्रेस की लीडरशिप को मजबूरी में आकर ये जनता का से सहारा अपने पक्ष में करना पड़ा। पुनीत जानू जी, देखिए, मैं अब इनकी जितनी बड़ी बातें तो मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरा जो बेसिक नॉलेज है वो आपको बता देता हूँ। जनता चुनाव लड़ रही है, ये मैं फर्स्ट फेज से कह रहा हूँ, और फर्स्ट फेज से अलग अलग चैनल्स पे इंटरव्यू तो जनता इसलिए लड़ रही है ना क्योंकि विपक्ष नहीं लड़ रहा है, यही कहना चाह रहे हैं ना हम कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है। मेरी बात का मैंने मेरे हिसाब से निकाल लेते। जनता चुनाव लड़ती है जब उसे मैं बता रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ती है जब उसे महसूस होता है कि अब उसे खुद आगे आकर इस चुनाव में बढ़ना होगा। जनता चुनाव तब लड़ती है जब उसे लगता है कि उसका नुकसान हो रहा है। और मैं मतलब आपको ये इस आधार पे कह रहा हूं कि अगर आप किसी के पास जाते हैं तो वो हमें निश्चिंत इस चीज के लिए करते हैं कि इस बार आपको बेफिक्र रही, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई तुम आओ मत हमारे यहाँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम आओ मत, तुम्हें हम पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये था इस बार के चुनाव में जो मैं मेरे राजस्थान में सबसे पहले फेज में जो समझा था, लोगों को लाने की जरूरत नहीं थी। जो आ रहे थे वो मन बनाकर आ रहे थे पूरी तरीके से। कई बार तो ये होता था कि वो बूथ पे आने से पहले कई बार 2-3 बार सोच लेता था, लेकिन इस बार मेजोरिटी ऑफ वोटर मन बनाकर घर से निकला। मेजोरिटी ऑफ वोटर, कई बार आप किसी को उठा के लाते हैं और फिर वो अंदर जाके भले किसी गाड़ी में अंदर जाके किसी को दूसरे को दे देता, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जो परसेंटेज कम होने के अलग अलग कारणों में से एक कारण भी है कि कुछ लोगों में निराशा भर चुकी है पिछले 10 सालों में, क्योंकि पहली बार डेमोक्रेसी के अंदर पहली बार आप ये देखिए कि फुल मेजोरिटी के साथ 2 बार इनकी सरकार बनी, फुल मेजोरिटी के साथ। लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर हुआ। आम आदमी की देखें तो इन्होंने जेब में जितने मतलब हमले किए हैं उसकी अगर आप देखें तो गरीबी स्तर जो आंकड़े तो इनके आप किसी लेवल पे ले लें, नीति आयोग इनके आंकड़े देता रहेगा कि बढ़ गया, ये हो गया, लेकिन हकीकत अगर आप जाएंगे देखेंगे तो महसूस होगा कि बच्चों के मुंह से निवाला तक इन लोगों ने छीन लिया है। तो ये चीजें महसूस होने वाली चीजें हैं, जनता इन चीजों को जानती है। उज्ज्वला सिलेंडर तो दे दिया इतने सालों तक, उज्ज्वला सिलेंडर का उपयोग कितने लोगों ने किया? आप ये देखिए कि अब इनको जाकर क्यों सिलेंडर की कीमत कम करनी पड़ी चुनाव से पहले, क्योंकि इनको कुछ हर फेज के अंदर इनकी बात चेंज हो रही है। इनका नारा 270, इस राउंड में चुनाव है करीबन 49 सीट्स पे इनके चुनाव है।
41 सीटों पे एनडीए गठबंधन जीता हुआ है। 41 सीटों पर आप अंदाजा लगाइए, 41 सीटों पर ये जीते हुए 8 सीटें विपक्ष के पास थी। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि इस बार एनडीए इन 49 सीट्स में 25 जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी, तो विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव जनता लड़ रही है, लेकिन सत्ता जा रही है। ये जो श्याम झा जी, जनता को बहुत नाराजगी है। हालांकि विपक्ष जो है वो उस तरह से इस नाराजगी को अपने साथ नहीं ले पाया। आप भी मानते हैं कि वाकई में इसीलिए जनता जो है वो आपसे नाराज है, भले ही कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन उतनी ताकत नहीं लगा पाया, लेकिन पुनीत जानू जी का जो कहना है क्योंकि जनता नाराज है इसलिए जनता जो है वो चुनाव लड़ रही आपके खिलाफ। देखिए मीना शर्मा जी, एक तरफ तो पूरी देश की जनता ये जानती है कि मजबूत प्रधानमंत्री जिसने हर घर शौचालय, हर घर जल, मकान बना के दिए, गरीबों का उत्थान किया, महिलाओं का उत्थान किया, और एक तरफ अभी पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जनता को ये स्पष्ट तो करते प्रधानमंत्री कौन होगा, उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे तो क्या चुनाव लड़ेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस तो पूरी तरह से जो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में कुछ लोग निराश हैं, वास्तविकता में सही कह रहे हैं, कांग्रेस निराश हो गई है पूरी तरह से कि अब हमारा पता नहीं नंबर कभी आएगा भी या नहीं आएगा सरकार में। तो वो जो निराशा का भाव है कांग्रेस के नेताओं में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, और कांग्रेस के कुछ अगर वोटर है तो उनमें है वो निराशा का भाव। ये सही कह रहे हैं जानू जी। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है और वास्तव में जो आम जनता है वो खुल के वोट करने जा रहे हैं, उन्होंने वोटिंग की है और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से लग के मेहनत की है। और उनका बड़ा विरोधाभास है श्याम झा जी, बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का इतना फायदा जनता को हुआ, दूसरी तरफ पुनीत जानू जी कह रहे हैं कि जनता ही चुनाव लड़ रही है क्योंकि जनता देख रही है कि उनके साथ सही नहीं हुआ। तीसरी तरफ ये है कि चुनावी रैलियों में राहुल गांधी से लेकर और मोदी जी की रैलियों में अलग अलग जगह पर कहीं कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन काफी रैलीज में बड़ी भीड़ भी देखने को मिली है। एक पक्ष ये भी है। राकेश वशिष्ठ जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे नैरेटिव? मीना शर्मा जी, मैं पूरी बात कर लूं। 4 तारीख को यही पुनीत जानू जी आपके यहाँ पे ईवीएम के लिए हल्ला मचाएंगे, ईवीएम हैक हो गया और ईवीएम का ये हो गया, ये आरोप लगाने में माहिर है। अभी दावे कर रहे हैं कि इतनी सीटें और उतनी सीटें, बाद में ईवीएम पे आरोप लगाने के लिए आपके यही चैनल पे आकर के बैठेंगे। जी राकेश जी, ये जो नैरेटिव है, ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश अपोजिशन के द्वारा की गई है, इसमें कुछ बिकॉज हर चुनाव में, जैसे इस बार 400 पार का नारा एक बहुत इंपॉर्टेंट 2024 के चुनाव में दर्ज होगा, वैसे ही जनता चुनाव लड़ रही है, ये भी एक नैरेटिव इस चुनाव में दर्ज होगा। लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, ग्राउंड पर चुनाव के दौरान तो हमने देखा कि जनता का कोई इन्वॉल्वमेंट उस तरह का रहा नहीं है। किसी भी चरण में, कहीं भी, किसी भी शहर में हमने बहुत ज्यादा देखा है। 2, 4, 5 कैंडिडेट्स को छोड़ दे, बाड़मेर में जैसे कैंडिडेट्स ने अपने लेवल पर एफर्ट किया। आप नागौर जाएं तो वहां पर कैंडिडेट्स ने उनकी खुद की फैन फॉलोइंग जो है उस बेसिस पे जो कुछ देखने को मिला। तो पूरे देश में जब आप देखते हैं सीट वाइज, कैंडिडेट वाइज अलग विश्लेषण है, लेकिन इस चुनाव में 2024 के चुनाव में ये जनता चुनाव लड़ रही है का मतलब किस रूप में समझ में आएगा, किस रूप में देखा जाए? देखो मीना जी, मैं अपनी शैली में ही जवाब दे रहा हूं। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लोग भ्रम में रहते हैं इस तरह के अवधारणा करके और जनता की पकड़ तक नहीं पहुंचते। मैं जगदीश जी की और राजीव तिवारी जी की इस बात से सहमत हूं। अगर जनता चुनाव लड़ रही होती तो वोटिंग परसेंट 100% बढ़ता। मेरा इस चुनाव में जो मेरा आकलन है, और वो आकलन कितना सही है कितना गलत है वो तो 4 तारीख को पता लगेगा, कि आप 5वें फेज का या किसी फेज का भी उठा लें, जहां बीजेपी वर्सेस एक दूसरी पार्टी कोई एक है, जहां गठबंधन निष्प्रभावी है, वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। जहां गठबंधन मजबूती के साथ है, जहां कई पार्टियों का जिस स्टेट में दबदबा है, अलग अलग वो है, वहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है।
वहां बड़ा नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, बंगाल में आप देख लीजिए, उड़ीसा में आप देख लीजिए, आपके बॉम्बे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, आप यूपी का लगभग बराबर था, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी स्ट्रांग है। इसलिए उसका कारण क्या है, मेरा खुद का आंकलन है। तो मैं भी खासतौर से इलेक्शंस में बहुत सक्रिय रहता हूँ, अब तो खैर थोड़ा बंद हो गया मेरा, कि जब पार्टी का किसी पार्टी से साथ गठबंधन होता है तो दल नहीं मिलते। 5 साल आप एक दूसरे को गालियां देते हैं और एन मौके पर केवल वोटों के लिए आप गठबंधन कर लें, तो ये कोई आवश्यक नहीं कि उस पार्टी का मतदाता आपके कहे अनुसार उन दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को वोट देते। कहीं पे भी उठा के देख लें आप, आपको कई उदाहरण, तो मैं ज्यादा क्या नहीं, और पुनीत जी भले ही आपके यूपी होके आए हो, लेकिन यूपी से लगा हुआ मेरा इलाका है, मुझे मालूम है यूपी की स्थिति क्या है। हमेशा ऐसा होता है। अब कोई भी स्टेट, अब आपके जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में सीधा बीजू जनता दल है, इससे सीधे फाइट है बीजेपी की, कांग्रेस है ही नहीं वहां। आपका झारखंड है, झारखंड में वोटिंग परसेंटेज ठीक हुआ है, शायद 62-63% और 1% और बढ़ जाएगा। उसका क्या है कि सुप्रीयो सोरेन की जो पार्टी है वो स्ट्रांग है, कांग्रेस का तो इक्का तो गिने चो ही है MLA, इस कारण असली फाइट में वो है वहां। तो जहां व्यक्तिगत जहां एक मजबूत एक पार्टी खुद है और वो चुनाव लड़ने की स्थिति में अदर पार्टियां वहां अगर कमजोर हैं, तो वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, क्योंकि उनका कार्यकर्ता मन से काम करता है। कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कभी मन से काम नहीं करेगा। वोट कास्टिंग एक अलग बात है, लेकिन काम करने की स्थिति उसकी नहीं हो पाती। तो मेरे हिसाब से वोट परसेंटेज जो आ रहा है, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, उसका एक कारण ये हो सकता है, क्योंकि मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का सोच है, उसका मैं कितना सफल रहता हूँ कितना नहीं तो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन मेरा मानना ये है 4 तारीख को बहुत कुछ पता चलेगा इस बार। लेकिन राजीव तिवारी जी जो बात पुनीत जांगू जी ने कहा कि मैं तो पहले चरण से बोल रहा था, या कुछ लोग बोल रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा पुनीत जी ये बात आपसे ज्यादा, यानी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा या अपोजिशन से ज्यादा हमारे पैनल के लोग बोल रहे थे ये चुनाव दरअसल कांग्रेस नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है। मुझे ध्यान है, और कई बार हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था। राजीव तिवारी जी, ये जो फीडबैक कांग्रेस पार्टी को अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस तरह का मिला, और फिर एक नैरेटिव पार्टी की तरफ से ही बनाया गया, जैसा पुनीत जांगू जी आज बना रहे हैं, क्या इसका कुछ फायदा इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हुआ होगा? देखिए, मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं पहले ही कि चुनाव तो 1952 में जब पहली बार यहाँ चुनाव हुआ तब से जनता ही लड़ रही है। नेता है वो भी जनता है, पार्टी है वो भी जनता से ही बनी हुई है, और वोटर भी जनता ही है। तो ये कहना तो सरासर गलत है कि इस बार लड़ रही है। अरे भाई, हर बार ही जनता लड़ती है चुनाव, तो उसमें ये बात तो कहीं आती नहीं। लेकिन इस बार कुछ मायनों में मैंने देखा है कि हर बार से अलग चुनाव है। आप देखिए, पहले हर सीट पर फिल्म स्टार्स को लाने की होड़ मची रहती थी। इस बार कोई इक्का दुक्का उदाहरण हो तो हो, वरना कोई फिल्म स्टार कहीं गया ही नहीं इस बार किसी चुनाव प्रचार के अंदर या किसी पार्टी के प्रति। पिछली बार अक्षय कुमार ने मोदी जी का इंटरव्यू करा था और दूसरी चीजें थी, बाकी और स्टार्स भी अलग अलग जगह, कई फिल्म स्टार थे, सनी देओल, गौतम, इस बार सनी देओल तो खुद चुनाव लड़े थे जालंधर में, और उसी के कारण सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ी थी। वह सुनील जाखड़ हारे थे वहां से, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और वो वहां पे हारे थे कि लास्ट मोमेंट पे जाके सनी देओल को सरप्राइज टिकट वहां पे गुरदासपुर में मिला था, और उसके बाद वो जो विनोद खन्ना वाली सीट थी वहां स्टार जीतता है, तो वहां पे सनी देओल जीत गया। इस बार सनी देओल ने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। तो ये एक मतलब अलग तरीके का चुनाव है इस बार की, सिर्फ कुछ नेताओं पर केंद्रित होकर ये चुनाव चलता रहा, और बाकी के लोग
आम आदमी का इस चुनाव में इन्वॉल्वमेंट कम रहा। जी ये जो भीड़ भाड़ है वो तो जुटाई जाती है, सब 300 रुपये, वो तो हर सभा के बाद में आप देखिए वो जो चैनल वाले सबसे पूछते हैं तो क्या 300 रुपये और खाने पे आए हम तो। अब आप देखिए वो मोदी जी की सभा में या राहुल गांधी की सभा में या अखिलेश की सभा में जो जनता आगे आगे बैठती है उसके क्या कुछ चीज समझ में आती है? उनकी गोदी में तो बच्चे सो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई धूप से परेशान, पंखा जल रहा है, कोई ये कर रहा है। तो जो 40 डिग्री पे मतदान करने नहीं आ रहे वो 45 डिग्री में सभा में जाके क्यों बैठेंगे? ऐसा वहां पे क्या मिलता है? कोई तो उनको लाभ हो रहा है जब तो जा रहे हैं ना वो। तो ये सब दिखावे का चुनाव ज्यादा बड़ा है। वो लाभ कितना बड़ा है ये भी देखना है। 200 300 और ज्यादा से ज्यादा कीमत 500 रुपए है उस समय की, 4 से 6 घंटे, बल्कि पूरे दिन का समय। देश की हालत क्या है कि 300 रुपए के लिए 3 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप देश की हालत किसी से अंदाजा लगा लें बस। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम जनता के साथ साझा करें। जब ये कहा जाता है कि जनता चुनाव लड़ रही है तो उसके मायने को समझा जाए, वोटिंग प्रतिशत कम क्यों हो रहा है उसके कारणों पर भी नजर दौड़ाई जाए, और कैसे लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, और कैसे लोकतंत्र की दुहाई देकर राजनेता और राजनीतिक दल इस देश को और इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बनाते रहे हैं, आगे ना बनाए। इसी प्रयास में हम हर दिन आपसे मिलते हैं। आप न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।